नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है। तो जो हमारा मूल संविधान था इसमें तो आपकी 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में आपके अनुसूचियों की संख्या बढ़कर आपके 12 हो गई है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 कथन दिए गए, आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में 20 भाग है। तो पहला कथन गलत है। जो भारत के जो संविधान में वर्तमान में आपके 22 भाग है, ना कि आपके 20 भाग। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के संविधान संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। तो दूसरा कथन भी गलत है। हमारे संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है ये आपके 395 है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत का संविधान है इसमें आपके मूल संविधान में तो आपकी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची को आपके संविधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। जो 9वीं अनुसूची थी उसको 1951 में आपके प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। और ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। और ये आपके दल बदल कानून से संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है आपको 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में इसको जोड़ा गया था। और ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है इसको आपके 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में इसको जोड़ा गया था। और ये आपके नगरपालिका से संबंधित है। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो गलत है, तीसरा कथन सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची और उनके उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है ये आपके राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दूसरी अनुसूची है ये आपके जो संघ के जो पदाधिकारी है उनके वेतन भत्तों की जानकारी देती है। जो तीसरी अनुसूची है आपके जो संघ के पदाधिकारी उनके शपथ का उल्लेख की जानकारी देती है। और जो चौथी अनुसूची है आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जानकारी देती है। पहली अनुसूची आपके संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम और उसके बारे में जानकारी देती है। दूसरी अनुसूची आपके वेतन भत्तों के बारे में जानकारी देती है। तीसरी अनुसूची आपके शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची आपके राज्यसभा में सीटों की बंटवारे के बारे में जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अगर भारत में एक नया राज्य बनाया जाता है तो आवश्यक रूप से जो संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें संशोधन करना पड़ेगा या उसको संशोधित किया जाना चाहिए। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और दूसरी अनुसूची में आपके वेतन भत्तों की जानकारी, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। और तीसरी अनुसूची में आपके शपथ शपथ लेने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसको आपके राज्यसभा के स्थानों का ये आवंटन को विच्छेदित करती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है आपकी 10वीं अनुसूची है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुसूची है आपकी 11वीं अनुसूची है। और भाषाओं की जो जानकारी मिलती है आपकी 8वीं अनुसूची से मिलती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से आपको बताना किन किन लोगों की शपथ ली जाती है संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार। ये ऑप्शन कह रहा है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है इसकी जो जानकारी मिलती है संविधान की तीसरी अनुसूची के में मिलती है। दूसरा कथन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो शपथ लेते हैं ये आपकी तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। या यूं बोले कि तीसरी अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ की जानकारी मिलती है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तो तीसरा कथन गलत है। जो भारत के जो राष्ट्रपति होती है आपके संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि जो राष्ट्रपति के जो शपथ लेने की जो जानकारी मिलती है आपके संविधान के जो अनुच्छेद 60 है या अनुच्छेद 60 है उसमें आपके राष्ट्रपति की शपथ की जानकारी मिलती है, उसका उल्लेख किया गया है। इस वजह से तीसरा कथन गलत है।
चौथा कथन कह रहा है कि संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो चौथा कथन भी ठीक है, जो संसद के जो सदस्य होते हैं जो शपथ लेते हैं, आपकी तीसरी अनुसूची में इसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन सही है। इस बेसिस जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत का संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसमें आपके शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें जो शपथ जिन जिन लोगों की शपथ की जानकारी मिलती है, आपके जो संघ के मंत्री हो गए, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी हो गए, संसद के सदस्य हो गए, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा की जानकारी भी आपकी इसी में मिलती है। और किसी राज्य के जो मंत्री होंगे ये भी आपके संविधान के तीसरी अनुसूची के में इनकी जानकारी मिलती है। और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में अभ्यर्थी या सदस्य उनकी जानकारी भी आपके, उनकी शपथ का उल्लेख भी आपके तीसरी अनुसूची में है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं ये आपके, इनकी जानकारी भी आपके तीसरी अनुसूची में मिलती है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, इस अनुसूची के तहत कौन कौन से लोग शपथ लेते हैं। तो ध्यान रखना, संसद के जितने भी सदस्य होंगे, राज्यसभा संसद के जितने भी सदस्य होंगे, और विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे, सबकी आपकी तीसरी अनुसूची के तरफ तहत आपके शपथ लेते हैं। और जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे ये भी आपके तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेते हैं। और नियंत्रण मालिका परीक्षक ये भी आपके तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपके, इनके बारे में आपके, ये आपकी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें दो अनुसूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। जो तीसरी अनुसूची है ये आपके शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप की जानकारी देती है। जो चौथी अनुसूची है आपके राज्य विधान परिषदों में सीटों के आवंटन की जानकारी देती है। और जो सातवीं अनुसूची है ये आपके संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय की सूची देती है। इसमें 3 सूचियों की जानकारी मिलती है। और आठवीं अनुसूची जो है ये आपकी भाषाएं, इसमें 22 भाषाओं की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। तीसरी अनुसूची में आपके शपथ की जानकारी मिलती है। चौथी अनुसूची में आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जानकारी मिलती है। सातवीं अनुसूची में आपके संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की जानकारी मिलती है। और आठवीं अनुसूची में आपकी भाषाओं की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई और अब इसमें इसमें भी आपको सही सम्मिलित करना है। तो संविधान की जो चौथी अनुसूची, इसका संबंध आपके राज्यसभा के सीटों के बंटवारे से संबंधित है। जो संविधान की जो छठी अनुसूची है आपकी जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और संविधान की जो आठवीं अनुसूची है ये आपकी भाषा से संबंधित है। और जो संविधान की जो नई अनुसूची है इसको आपके 1951 में संविधान के पहले संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया था, और ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस तरह आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। चौथी अनुसूची आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जानकारी देती है। छठी अनुसूची आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो जनजातीय क्षेत्र है उनसे संबंधित है। और आठवीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। और नौवीं अनुसूची आपके भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो सातवीं अनुसूची है ये आपकी विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में आपके भाषाएं से संबंधित है। और नौवीं अनुसूची आपके कुछ अधिनियम यानी भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची आपके दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। सातवीं अनुसूची का संबंध आपकी विधायी शक्तियों के वितरण से है। आठवीं अनुसूची का संबंध आपके भाषाओं से है। नौवीं अनुसूची का संबंध आपके कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से है। 10वीं अनुसूची आपके दल बदल परिवर्तन से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। जो सातवीं अनुसूची है आपके संघ, राज्य और उसके समर्थित सूचियों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। और नौवीं अनुसूची आपके कुछ अधिनियमों विधि मान्यकरण से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची आपके दल बदल परिवर्तन से संबंधित है। जिस तरह से आप मिलाने की कोशिश करोगे तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।